हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं आप मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप देखेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, और मैथमेटिक्स के साथ ही आपको इसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती है। दीप्त होना मीन्स जलना। दो युगपत दीप्तों के बीच का समय है। दो युगपत दीप्तों के बीच का मतलब यह है कि एक बार जब वो जली होंगी एक साथ, फिर उसके बाद कब वे एक साथ जलेंगी या दोबारा जब जली हैं, तो इन दोनों के बीच का समय क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस समय को ज्ञात करने के लिए या दोबारा कब जलेंगी, अगर इस तरह का भी प्रश्न आपको दिया रहे तो भी आप वही करेंगे जो इसमें पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, आप 20, 30 और 45 सेकंड का आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, लासा। तो आप निकालें, आप सबसे पहले निकालेंगे लासा किसका, जो ये दिए गए हैं 20, 30 और 45 सेकंड का अंतराल जो है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको नोट करेंगे और इसका लासा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 2 दहम 20, 2 से इसको करेंगे 15 बार और 45 में भाग नहीं जाएगा 2 से, तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 15 में नहीं जाएगा भाग 2 से, इसलिए इनको दोनों को नोट कर लेंगे। फिर अब करेंगे 3 से और 5 में नहीं जाएगा, तो 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 से अभी एक बार और हो सकता है तो हम उसको भी करेंगे, 3 पंजे 15। अब 5 से ही हो पाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इस प्रकार से हम देखते हैं 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 दूना 90, 90 दूना 180। कितना आ गया, 180 सेकंड आया। और ये इसका अंतराल होगा एक बार से दोबारा एक साथ जलने के लिए। तो इनके बीच का जो समय होगा वो 180 सेकंड मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF मीन्स महत्तम समापवर्तक 12 है। इन संख्याओं का LCM क्या है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले दो संख्याएं जो दी गई हैं अनुपात में, मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि जब भी अनुपात में आपको कुछ भी देखने को मिले और इसे एक्चुअल में मानना हो तो आप x से मल्टीप्लाई करके इसको मान सकते हैं। मतलब ये संख्याएं हैं 5x और 6x, इसको आप मान सकते हैं। तो माना संख्याएं क्या हैं, 5x और 6x। अब इनका अगर HCF निकालें, अगर इनका HCF मीन्स महत्तम समापवर्तक निकालें, मासा 5x का होगा 5 गुणा x गुणा 1। इसी प्रकार से 6x का जो फैक्टर हम करेंगे वो होगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा 1। तो हमें जो सब में मिलेगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही क्या होगा हमारे लिए, वही क्या होगा, वही जो है मासा होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है एक बार, तो x ही इसका जो है मासा आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक। इसी को HCF बोला जाता है। अब आप ध्यान दें कि HCF कितना आ गया, x, लेकिन यहां कह रहा है कि उनका HCF 12 है। इसका मतलब HCF की जगह पर अगर 12 हम लिख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। HCF अगर 12 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो देखिए संख्याएं आपने माना 5x और 6x। अब जरा संख्याएं देख लीजिए क्या हो जाएंगी। संख्या हो जाएगी, पहली तो हो जाएगी 5x मीन्स 5 इंटू x की वैल्यू रख कितना, जो आपने देखा ये 12। अगर 12 रख देते हैं तो 12 पंजे 60, पहली संख्या हो गई कितना, 60 मीन्स 5x। और दूसरी संख्या में 6x क्या होगी, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x इक्वल टू 6 इंटू x और x रख दीजिए 6 इंटू 12,
और 12 छंग 72 हो जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक, लासा हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, 60 और 72 का हम लासा निकाल लेंगे। तो देखिए, आप इनका जब लासा निकालेंगे तो आप लासा निकालें कैसे, इस प्रकार से 2 से करेंगे 30 और 2 से ये 36, फिर 2 से आप करेंगे तो आएगा 15, फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से आप भाग करेंगे 15 में नहीं जाएगा, 2 18 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 2 से फिर 15 में नहीं जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, 3 से हम कर लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से करते हैं तो 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, अब 5 से तो 5 एकम 5, कंप्लीटली ये डिविजिबल है। अब देखें जरा क्या है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360, कितना आ गया 360। ये क्या, लासा, या इसी को आप एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम कितना आया 360, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो जब छोटी से छोटी की बात आए तो आप क्या करेंगे, छोटी सी छोटी के लिए लासा निकालेंगे। हमेशा ध्यान दें, ज्यादातर आपको क्वेश्चनों में यही करना है कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो आप क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लेकिन 5 अंकों की बात हो रही है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या होगी, 1 लिखकर 4 बार 0, 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की ये छोटी से छोटी संख्या होगी। अब जरा ध्यान दें, ज्ञात कीजिए 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो। तो जब इस तरह की बात आती है तो हम क्या करते हैं, 16, 24, 36 और 54 का इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 18 बार जाएगा और 2 से 27 दूना 54 में 27 बार जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 9 18 और 27 डिविजिबल नहीं है 2 से। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 9 नहीं भाग जाएगा इनमें, तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 से एक बार इसमें जाएगा, अब ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। 3 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा। अब 3 से करते हैं तो फिर देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 9, 3 9 27, दोबारा फिर 3 से करते हैं और 3 से 3 और 3 एकम 9 ऐसे आ जाएगा। फिर से अभी हम 3 से एक बार करना पड़ेगा, अब 3 से और करते हैं एक बार, तो 3 से ये कंप्लीटली है, तो 3 एकम 3। अब देखिए इसका लासा क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 और 54 दूना 108 और 108 दूना 216, 108 दूना 216 और 216 दूना 432, क्या आया 432 आ गया। ये हो गया इसका लासा। तो अब देखिए ये 432 जो है, जो लासा जो हमारा निकला है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 इतना इतना से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो जो इन सब से विभाजित होने का मतलब 432 से भी विभाजित होगी। अब 432 से हम क्या करेंगे, इस 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को हम भाग देंगे। 432 से हम भाग दे देते हैं 10,000 को। चलिए 432, 4 दूना 8 तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 चौको 8,
आप 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6, और यहां जो है देखेंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। इस प्रकार से क्या आया, 136 आया। अब ये 0 हम यहां ले आएंगे और अब फिर 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा अधिकतम। 4 चौक 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहां 13 है तो 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिक्का 9, 3 चौक 12। जरा माइनस करिए, 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, और ये 5 है तो 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 6, और यहां बचा है फिर क्या, 2, 2 में से 2 घटेगा कुछ नहीं, मीन्स 64 आएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो भी कुछ नहीं। तो 64 जो है हमारा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। मतलब ये 64 जो है इसमें अधिक है, जिसकी वजह से ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन आप ध्यान दें, अगर ये अधिक है, अगर हम 64 को घटाएं इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से अगर 1 भी हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार 9, 9, 9, 9। तो ऐसी दशा में फिर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो काम गलत हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें जो है ये जो 64 की बात आ रही है, ये 64 तो घट जाए, क्योंकि ये ज्यादा है, इसकी इतना शेष बच रहा है, तो ये 64 घटाना पड़ेगा, और कम से कम एक बार और भाग जाए, मीन्स संख्या को बढ़ाने के लिए 4 अंकों से 5 अंक की बनाने के लिए 432 और हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 64 बढ़ा हुआ है, इसको घटा दें और 432 को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जो है संख्या वो 5 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या 4 बार 0 और 1, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इनमें से हमें ये 64 जो अतिरिक्त बच रहा है ये घटाना पड़ेगा और 432 जोड़ना पड़ेगा ताकि 5 अंकों की संख्या बन पाए। इसके लिए अब ध्यान दें कि 432 में से चाहे इसको घटा लें, चाहे आप यहां घटा लें, और घटाने के बाद आप देखेंगे तो आएगा, घटाकर जब जोड़ेंगे तो आएगा 10,368, 10,368 आएगा। यह संख्या जो होगी क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी इस 432 से, और इस प्रकार से जो संख्याएं हैं 16, 24, 36 और 54, इन सब से ये डिविजिबल होगी। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमें क्या मिल रहा है, देखिए 10,368 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए चित्र में PS इक्वल टू SQ। देखिए PS का मतलब ये जो चित्र दिया, ये जो आपको साइड दी गई PS मीन्स ये लाइन, ये बराबर है किसके, SQ मीन्स SQ मीन्स इस लाइन के, इसीलिए ये डबल लाइन की गई है। मतलब ये लाइन जो है इसके भी बराबर है और इसके भी, मतलब ये तीनों जो हैं लाइनें आपस में बराबर है। कौन कौन सी, PS, SQ और SR। तो चलिए देखिए ये तीनों बराबर हैं। अब इसके बाद क्या दिया गया है, एंगल SPQ, एंगल SPQ मीन्स P वाला एंगल, जहां P है वहां देखिए क्या दिया गया है, 54। तो ठीक है, 54 अंश दे दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो X, एंगल X का माप आपको ज्ञात करना है। X कहां है, ये है, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जब ये और ये साइड दोनों इक्वल हैं तो ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मीन्स दो भुजाएं जिसकी सम मीन्स बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 54 है तो ये भी 54 ही होगा, समझ गए। अब अगर ये दोनों 54 54 हो गए तो त्रिभुज हम लें PSQ त्रिभुज में, या SPQ, कोई भी किसी भी तरह से नाम ले, तो
एस पी, चलिए फिर से लिखते हैं, पी एस क्यू। त्रिभुज पी एस क्यू मीन्स इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इतने की, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो दो हमें कोण मिल गए हैं 54 के, तो तीसरा कोण तो निकल आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो आप देखें ये जो तीसरा मीन्स कोण जो एस पर जो बन रहा है, मतलब पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू क्या होगा? एंगल पी एस क्यू मीन्स एस पर जो एंगल बनेगा वो होगा 180, 180 अंश तीनों का योग होता है, माइनस दोनों का योग मीन्स 54, दोनों को जोड़ दें, 54 क्या हो जाएगा? 108, और 108 जो है 180 से जब घटा देंगे तो आ जाएगा तीसरा कोण 72 डिग्री, 72 अंश। कितना आ गया? 72 अंश आ गया। ये कितना हो गया? 72 अंश हो गया तीसरा कोण। जब ये 72 अंश हो गया तो आप जरा देखिए अगले में भी वही कंडीशन है, ये त्रिभुज भी ऐसा ही है। कैसा? समबाहु, ये दोनों भुजाएं कौन कौन? ये बराबर हैं। तीसरी भुजा ये है जो बराबर नहीं है। तो अब देखें इन बराबर भुजाओं के सम्मुख के जो कोण होते हैं वे भी बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x अंश हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब ध्यान दें कि ये दोनों तो x हो गए, चलिए ठीक है, लेकिन ये तीसरा कोण क्या होगा? अगर हम पी एस आर को एक सरल रेखा मान लें तो सरल रेखा पर जो कोण बन रहा है ये सरल कोण होगा। कौन सा? ये पूरा कोण, ये पूरा कोण क्या होगा? सरल कोण होगा। और ऋजुरेखीय कोण भी हम इसको कह सकते हैं। इस बिंदु पर यदि ऐसे कोण बन रहा है और रेखा क्या है? पी एस आर, तो पी एस आर पर एस पर जो बन रहा है एंगल ये कितने का होगा? ये होगा कितने का? 180 का। 90, ये 90, ये क्या हो जाएगा? 180 का 180 अंश। मीन्स ऋजु कोण जो होता है इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर जो कोण होता है इसको सरल कोण बोलते हैं और ऋजु कोण बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितने अंश का होगा। ये पूरा जो एंगल होगा 180 डिग्री का होता है। अब ध्यान दें अगर ये पूरा 180 डिग्री का हो गया है तो इतना सा जो है, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये कितना होगा? 72 अंश का। तो उधर वाला दूसरी तरफ का जो कोण है वो कितना हो जाएगा? अगर ये इतना कोण जो है 72 अंश का बन रहा है तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा? मीन्स 180 माइनस 72, 180 ऋण 72 आप कर सकते हैं। तो देखिए जो एंगल बन रहा है यहां पर मीन्स एस पर, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज क्यू एस आर में, त्रिभुज की क्यू एस आर में, त्रिभुज क्यू एस आर में जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल हम भी लिख दें क्यू एस आर, तो हमें एस वाला एंगल को ज्ञात करना है। अब एस पर कितना एंगल बन रहा है ये हमें बताना है। तो एस पर जो एंगल बन रहा है ये देखिए जरा, इस सरल रेखा को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 180 अंश ऋण 72 अंश। कितना आएगा? 180 में से अगर 72 घटाएंगे तो आएगा 108 अंश, 108 अंश आएगा। अब जरा ध्यान दें कि ये जो एंगल है 108 अंश हो गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें एंगल x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये 108 हो गया है और ये दोनों जो है सम्मुख एंगल हैं। देखिए फिलहाल अगर s पूछ रहा होता तो 108 अंश हो गया, x तो पूछ नहीं रहा है
पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो चाहे तो आप अब देखें, त्रिभुज के तीनों एंगल आपको ज्ञात हो गए, ये भी और ये भी, मतलब ये कितना आया 108 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो आप जरा ध्यान दें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग मीन्स एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल S आपको हुआ 108 अंश, 108 अंश, और एंगल R है x अंश और एंगल Q है x अंश बराबर 180 अंश। देखें x ये 2x हो गए, x अंश इक्वल टू 180, ये 108 अंश इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस में हो जाएगा 108 अंश, और 108 अंश जब माइनस में हो जाएगा घटाएंगे तो आएगा 72 अंश। अब 2x अंश इक्वल टू 72 अंश, तो x की वैल्यू निकाल लें, तो x के साथ गुणा में है, अगर x अंश इक्वल टू निकालेंगे तो 72 बटा 2 मीन्स 36 अंश, x की वैल्यू आएगी 36 डिग्री। अब ध्यान दें x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री, और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 36 अंश। इसके दो तरीके करने के। अब देखिए, चाहते तो हम इसको इस तरह से भी ज्ञात कर सकते थे कि ये 72 अंश के, ये जो 72 अंश है इस त्रिभुज के, अगर ये त्रिभुज के ये बहिष्कोण है तो देखिए अगर इसको हम बहिष्कोण मान लें और वो त्रिभुज है, अगर 72 अंश बहिष्कोण है तो बहिष्कोण जो होता है इसके सम्मुख जो कोण होते हैं कोणों के योग के बराबर होता है, मीन्स 72 बराबर x प्लस x। हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो हमने किया न करके हम डायरेक्ट लिख लेते कि 72 अंश बराबर x प्लस x। ये बहिष्कोण जो है 72 अंश अगर बहिष्कोण माने, और इस त्रिभुज के लिए अगर हम लेते हैं और ये जो है बहिष्कोण हो जाता 72 अंश, तो बहिष्कोण जो है इसके सम्मुख जो कोण होते हैं उन कोणों के योग के बराबर होता है। x अंश और x अंश का योग मीन्स x और x प्लस 2x 72 अंश, तो x इक्वल टू, ये बहिष्कोण से यहां लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, हम लिख दे रहे हैं कि ये बहिष्कोण से ऐसा हो रहा है। तो 2x इक्वल टू 72 अंश, तो x इक्वल टू 72 बटा 2 बराबर 36 अंश आ गया, x की वैल्यू 36 अंश। तो अब इतना करना पड़ता है, तो हमने इस साइड में किया, लेकिन हमने आपको दोनों तरह से समझा दिया और आप दोनों तरह से समझ गए होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 अंश, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आकृति में ABC त्रिभुज है, आकृति में ABC त्रिभुज है और एंगल ABD की माप मीन्स B पर, जब इस तरह का आपको लिखा रहता है ना एंगल ABD, तो इसका मतलब बीच वाला जहां हो, B कहां है ये है, यहां पर क्या एंगल बनेगा ये आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान दें, ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए अब हम ऋजु रेखा भी आपको मैंने था सरल कोण बताया, तो अगर हम ADC एंगल ADC को मान लें, सरल रेखा मान लें, है ही ADC रेखा। सरल रेखा का मतलब है, सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का, मतलब ये पूरा जो कोण है ये कितने का हो जाएगा 180 अंश का, और उसमें से इतना पार्ट आधा ये बना है 119 का, तो ये कितना होगा 180 माइनस 180 में से 119 घटा दे, तो ये पता चल जाएगा कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में एंगल D पर, चलो एंगल D ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, D पर जो बन रहा है एंगल वो कितना बनेगा, उसी के लिए तो ये सरल रेखा को आपको मैंने बताया। तो ये सरल रेखा मीन्स 180 डिग्री और माइनस उसमें 119 निकल गया, उसमें 119 निकल गया, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा
61 डिग्री। 61 अंश क्या हो गया, यहां बन रहा है। ये अकेले कितना बन रहा है, 61 अंश बन रहा है। कौन सा, ये वाला एंगल, इतना। ये 61 बनेगा तो 61 और 119 बराबर 180, ये पूरा जो है 180 बनेगा। सरल रेखा है, समझ गए होंगे अब आप। चलिए देखिए, वो 61 अंश बन गया। कितना बन रहा है, 61 अंश। अब ध्यान ये देना हमें कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है ए बी डी की माप। ये मतलब बी वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, मैंने आपको बताया है। ये देखिए, मैंने फिगर में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाया है इसीलिए कि ये वाला हमें एंगल ज्ञात करना है। तो अब त्रिभुज, ये त्रिभुज अगर हम एबीडी देखें, एबीडी का मतलब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज अगर हम देखते हैं तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तो आप जानते हैं 180 होता है ना। तो त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी में तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जानते हैं। तो वन एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है, लेकिन जिसमें से दो कोण क्या है, 61 और 62 अंश है। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर घटा दें तो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें, क्या क्या, 62 अंश और ऋण 61 अंश, तो तीसरा कोण आ जाएगा ना 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जिनमें से दो हमें पता है, तीसरा हमें ज्ञात करना है। तो दोनों को जोड़कर तीसरे में से घटा दें तो पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अब माइनस इन दोनों को जोड़िए, सॉरी ये प्लस होना चाहिए, जोड़ना है। देखिए क्या हो जाएगा, 7 120 और 3 123 अंश। घटा दीजिए, 57 अंश। 180 में से 123 घटाइए तो 57, 57 3 60 20 80। तो देखेंगे आप 57 अंश आ रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 57 अंश। आपको यही बी ज्ञात करना था। तो एंगल डी इक्वल टू 57 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अपने ऑप्शन को चूज करें। ऑप्शन क्या है देखिए जरा, 72 80 और 57 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, बृहत्तम कोण क्या है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब भी आपको कभी अनुपात में कुछ दिया गया है, एक्चुअल में मानना है तो x से मल्टीप्लाई करके इनको मान लें। आपने मान लिया कि माना कोण क्या है, माना कोण है क्या, 3x और 7 और 8x। तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, 8x सबसे बड़ा यही है। लेकिन ध्यान दें, हमें ज्ञात करना है कि बृहत्तम कोण क्या है। कोण का मान 8x से काम नहीं बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें पहले ज्ञात करनी है। तो हम देखें ये तीन कोण हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों, बार बार मैं आपको समझा ही रहा हूं, बार बार ये मिल रहा है, कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। और तीन कोण क्या हमने माने हैं, 3x धन 7x धन 8x बराबर 180 अंश होना चाहिए। तीन कोण अगर है तो देखिए 7x और 3x 10x और 8x मीन्स 18x बराबर 180 अंश। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 18। जो गुणा में रहता है वो भाग में आ जाता है नीचे, 18 दहम 180, x की वैल्यू आ गई 10। लेकिन जरा ध्यान दें, आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 8x। सबसे बड़ा कोण वैसे कौन सा है, 8x। तो 8 गुणा x मीन्स 8 गुणा 10x की वैल्यू आई है, वो रख दे रहे हैं हम।
10 अट्ठे 80 अंश। अगर सबसे छोटा पूछता तो 3 गुणा 10 30 अंश, और बीच है कितना 7 गुणा 10 मीन 70 अंश। तो देख रहे हैं 80 अंश होगा सब बृहत्तम, बृहत्तम मीन सबसे बड़ा। कितना है 80 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। दी गई आकृति में x का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। चलिए हम देखते हैं इसको। अब चलिए बहिष्कोण को जो आपको बता रहे थे, चलिए उसके माध्यम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो चाहे तो हम बिना बहिष्कोण के भी इसको कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, लेकिन हम लोग बहिष्कोण वाला यूज कर लेते हैं। चलिए ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण मीन्स जो बाहर बना कोण हो, त्रिभुज के बाहर बन रहा है ना, ये 120 अंश है। तो इसके सम्मुख जो कोण है वो कौन कौन से हैं, ये और ये। इसके सम्मुख कोणों का योग जो है वो बहिष्कोण के बराबर होगा। ध्यान दें, तो ये कोण आपको पता ही नहीं है, तो ये कोण आप कुछ मान लें, मानना है तो ए मान लेते हैं। चलिए अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू देखिए बहिष्कोण से, देखिए 120 अंश बराबर इन दोनों का योग मीन्स ए अंश प्लस 30 अंश। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इधर रहने देना, और वहां 120 पहले से ही है, 30 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 30 माइनस में, प्लस 30 था ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 120 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 90। ए की वैल्यू क्या आ गई 90 अंश आ गई। अगर ये 90 अंश अब हो गया है, ये अगर 90 अंश अब हो गया, तो अब ध्यान दें कि ये 90 अंश हो गया और ये कितना हो गया, ये 60 अंश कौन सा है, 60 अंश जो हमें बताया जा रहा है वो ये है, ये इसीलिए बनाया गया है यहां पर लाइन थोड़ा सा। तो ये कितना है 60 अंश है, ऊपर लिख दिया गया है लेकिन है यहां का एंगल। अब ये 60 अंश है, तो जरा इसको पूरे को जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम देखें तो एडीसी क्या है, सरल कोण है। एडीसी क्या है, सरल रेखा है और सरल कोण है। तो सरल कोण क्या होता है, ये होगा पूरा कितने अंश का होगा 180 डिग्री का होगा, 180 अंश का, जिसमें से इतना जो है 90 अंश है, आधा इधर 90 अंश हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 90 अंश हो जाएगा। तो जरा अब ध्यान दें, अगर ये एंगल जो है इतना, अगर ये 90 अंश हो जाता है तो ये 90 अंश हो गया और ये 60 अंश हो गया, तो तीसरा एंगल ये वाला भी तो ज्ञात कर लेंगे हम, क्योंकि 3 एंगल। अब ये त्रिभुज हम लें कौन सा, एफ डी और सी, मतलब हम जिस त्रिभुज की अब बात कर रहे हैं वो त्रिभुज ये वाला है, ये वाला त्रिभुज, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हम जो त्रिभुज अब लें वो ये वाला लें, मतलब एफ डी सी। तो त्रिभुज एफ डी सी, देखिए एडीसी जब सरल कोण हुआ तो 180 ऋण 90 बराबर 90 अंश आ गया, कौन सा एंगल डी पर, किस त्रिभुज में, एफ डी सी में, एफ डी सी त्रिभुज में, या ये आप एंगल एफ सी डी का ही आया है 90 डिग्री। अब ध्यान दें, हम त्रिभुज एफ डी सी अगर ले रहे हैं तो इसमें हमें 2 एंगल ज्ञात हो गए, एक तो जो एफ पर बन रहा है और जो डी पर बन रहा है, तो सी पर कितना बनेगा, तो तीनों एंगल का सम हम जानते हैं 180 अंश होता है। 180 अंश में 2 एंगलों के जोड़ को हटा दें, 90 अंश और दूसरा है कितना 60 अंश, इन दोनों को जोड़कर हटा दें, तो जब जोड़कर हम घटाएंगे 180 लिखना था यहां, और 180 अंश ऋण 9 15 मीन्स 150 आप घटा दें, 150 घटाएंगे तो 30 अंश,
कितना आ गया? 30 अंश आ गया। अब आप ध्यान दें कि अगर ये 30 अंश हो गया है, अगर ये 30 अंश हो गया है, तो फिर ऐसी दशा में अगर ये एंगल जो है सी 30 अंश हो गया है, यहां लिख देते हैं समझने के लिए, तो ये कितना होगा? अब ये भी तो सरल रेखा है पूरा, ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश का होता है। और 180 अंश का अगर है तो 180 अंश में से ये 30 घटा दीजिए तो 150 अंश आ जाएगा ये। या फिर अगर इसको बहिष्कोण मान लीजिए, अगर x को देखिए, x को अगर बहिष्कोण मान लेते हैं हम x को, तो इसके समूह जो त्रिभुज के अंदर कोण है वो कौन से हैं? 90 अंश और 60 है। इन के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। इसका मतलब x अंश जो होगा, x अंश होगा जो एंगल D और एंगल F के योग के बराबर होगा। इसके समूह अंदर के जो दो कोण है वो है D और F पर जो बन रहे हैं 90 और 60 के, तो 90 और 60 हो जाएगा 150 अंश। तो ये वैसे भी आ गया 150 अंश, चाहे इस पर ले, चाहे हमने तीसरा जो एंगल ज्ञात किया था उससे जो है देखा है, अगर ये 30 अंश है तो 180 अंश होता है, पूरा एंगल 30 अंश घटा दे तो 150 अंश तब भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी? 150 अंश। अब आप फिगर देख के सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप अपने आप ही कर लेंगे। अगर आपको याद रहेगा बहिष्कोण वाला, अगर याद रहेगा तरीका, तो आप तुरंत कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त के केंद्र से, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक वृत्त, तो आप एक वृत्त पहले बना लें। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, जैसा भी बनता है टेढ़ा मेढ़ा। एक वृत्त हमने बना लिया। एक वृत्त के केंद्र, केंद्र मीन्स ये, वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलिए ये 3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबा चाप कर्ण खींचा गया है। चाप कर्ण खींचा गया, सेंटर को O मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं AB। वृत्त की त्रिज्या क्या है आपको बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो ये, सेंटर से किसी भी किनारे पर, चाहे सेंटर से यहां हम अगर देखें तो भी सेंटर से किसी भी साइड में अगर परिधि में दूरी होगी तो सब बराबर ही होगी। तो इसका मतलब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये अगर दूरी हमें पता चल जाए तो त्रिज्या हमें मालूम हो गई। देखिए ये कितना है? 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबा चाप है ये पूरा जो है कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये क्या है? इस पर लंब है, और लंब क्या कर रहा है? इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। समद्विभाजित करता है लंब, अगर लंब जो है चाप को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहां पर 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम त्रिभुज ओ ए और यहां नाम दे देते हैं सी। त्रिभुज ओ ए सी में क्या है? देखिए त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में ओ ए क्या है? ओ ए कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है ओ ए। तो ओ ए क्या हो गया?
ओ ए कर्ण है और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है? 3 सेंटीमीटर। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार मीन्स 4 सेंटीमीटर, इसका वर्ग। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस क्या? हाइट का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। अब ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3 9 और 4 का वर्ग मीन्स 4 गुणा 4 मीन्स 16 और 16 और 9 हो गया 25। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 25 और ओ ए इक्वल टू अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 5। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई? 5। अगर ओ ए की वैल्यू 5 आ गई तो यही जो है इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। सेंटर से परिधि में कहीं की भी दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये क्या है? त्रिज्या इसकी हमें ज्ञात करना था। त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेमी और 21 सेमी है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करिए। तो हमें देखिए लंबाई और चौड़ाई आयत की दी गई है तो हम इससे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों सेंटीमीटर में है तो दोनों को गुणा कर दें। अब देखिए जरा गुणा करिए तो क्या आएगा? दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 1008। 1008 है इनका क्षेत्रफल 1008। अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दो बार से हो जाएगा, यहां सीएम और यहां सीएम तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग में लिखा जाता है। तो क्या हो गया? 1008 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया किसका? आयत का। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। तो भुजा जो कह रहा है किसका? वर्ग का। वर्ग की भुजा, वर्ग की, चलिए ये लिख रहे हैं, वर्ग की भुजा बराबर क्या है? लंबाई का 2/3। तो लंबाई क्या दी गई है? लंबाई 48 दी गई। 48 का मीन्स गुणा 2/3 मीन्स 2/3। 3 एकम 3 और 3 से 3 एकम 3, 1 बचेगा 18 हो जाएगा। 3 छंग 18 तो 16 आ गया। और 16 गुणा 2, 16 दूना 32 सेंटीमीटर आ गया। 32 सेंटीमीटर हो गया क्या? भुजा किसकी? वर्ग की भुजा। जब वर्ग की भुजा हो गई 32 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा मीन्स 32 गुणा 32 और 32 दूना 64 का 4 हाथ 6 और 32 तिया कितना हो जाएगा? 96। 96 और 6 102। तो 1024 आ गया। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दें आयत का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो पूछ क्या रहा है? इनके क्षेत्रफलों
का योग पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दें। क्षेत्रफलों का योग बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना आया है 1008 और वर्ग का क्षेत्रफल आया है 1024, तो जोड़ दें 2032 इनके क्षेत्रफलों का योग है 2032 सेमी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं वर्ग सेमी में बताना है कितना आ रहा है, जो ऑप्शन में इसमें मिले 2032 मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, रवि ने दो वस्तुएं प्रत्येक को रुपए 1500 में खरीदा, 1500 में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा, तो पहले को लाभ पर बेचा तो उसमें लाभ इसको कितना मिला ये निकाल लें। पहले वस्तु में लाभ बराबर कितना हुआ, कितना हो रहा है लाभ 6%, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान दें 15 छक्का 90 रुपया लाभ हुआ, इसमें 90 रुपए का लाभ हुआ। अब दूसरी वस्तु को देख लें, दूसरी वस्तु को 4% हानि पर बेचता है, तो हानि कितना हुई, दूसरी वस्तु में हानि जो हो रही है वो इसका 4%, तो आप इस प्रकार से देख लें 15 चौको 60 रुपए की हानि हुई दूसरे में। तो आप ये ध्यान दें, एक में 90 रुपए का लाभ हुआ और दूसरे में 60 रुपया की हानि हुई, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर 90 ऋण 60, इसका मतलब 30 रुपए का कुल लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ है, 30 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें निकालना क्या है, अगर लाभ हुआ है तो लाभ, हानि हुआ है तो हानि, हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1500 की दो खरीदी गई 1500, तो 1500 धन 1500 कितना हो गया 3000। यहां दोनों को मिलाकर है ना, दोनों को मिलाकर इतना लाभ हो रहा है ना, तो दोनों में पूरे सौदे में, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, इस पूरे सौदे में मतलब दोनों मामले में मिलाकर। तो देखिए लाभ क्या आया है, लाभ हुआ 30, तो नोट करते हैं लाभ 30 गुणा 100 बटा 3000, तो इसको हम काट दें 1 2 और ये तीसरा 0, 3 से 3, तो बचा क्या, कुछ नहीं, 1 बचा। इसका लाभ जो हुआ वो 1% का हुआ। लाभ हुआ है, हानि में भी देखिए दिया है 1%, तो कहीं आप गलती से इसमें टिक ना करें, लाभ 1%, यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे थे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिर वह दाहिनी, अच्छा अभी तो क्वेश्चन ही अधूरा है, ऊपर से पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11, कविता पूर्व में, अच्छा ये रीजनिंग शुरू हो गया भाई, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे मैथ के साथ, तो मैथ आपने सॉल्व कर लिया, रीजनिंग में आप पहुंच गए हैं। कविता पूर्व में 10 फीट, तो देखिए आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लिए क्या करें, ऑन पेपर आप इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे, ये पूर्व मान लेते हैं, ये पूर्व होता ही है, मान नहीं लेते, ये पश्चिम है, ये क्या है उत्तर है, और ये दक्षिण है। अब ध्यान दें, थोड़ा तिरछा बन गया है, लेकिन आप ध्यान दें कि
कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है। ये होता है मेन पॉइंट, जहां से प्रारंभिक बिंदु ये होता है मूल बिंदु, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो आप ध्यान दें, यहां हम मान लेते हैं ए। ए से पूर्व की ओर देखिए चल रही है, तो पूर्व यही तो है। इधर कितना, यहां तक मान लो कितना, 10 फीट। चलिए 10 फीट चली, फिर क्या है, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब इधर जा रहे हैं तो दाहिना तो इधर ही होगा, इधर होगा, दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है। चलो ये हो गया 3 फीट। इसके बाद देखिए फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है। अब अगर ऐसे चले आ रहे हैं तो दाहिना तो इधर होगा, तो दाहिनी ओर मुड़ती है कितना, 14 फीट। मतलब इधर दाहिनी ओर मुड़ रही है 14 फीट। तो 10 तो इतना ही था यहीं तक, 4 और बढ़ गया। ये पूरी दूरी कितनी है, 14 फीट है। लेकिन इतनी दूरी कितनी है, इतनी तो 10 फीट है ऊपर के हिसाब से। ऊपर इतनी दूरी का कितना बता रहा है, 10 फीट। तो ये हो गया 10 फीट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14 में से 10 घटाइए तो 4 फीट हो जाएगा। समझ गए होंगे। और अब देखिए क्या है, अब वह ए से कितनी दूर है। तो ए कहां है, ये है। यहां से अब कितनी दूर है ये, तो ऐसे ध्यान दें, ये ए से इसकी दूरी कितनी है। तो ध्यान दें, ए तो ये है ना, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है। इसके लिए ये तो हमें 4 फीट मिल गया, और कितना है, ये इसके बराबर है, मतलब 3 फीट है। तो हमें है, अब ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 अंश का अगर कोण है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा। अब नाम दे दें ए, तो इसको हम मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। इसको, ये त्रिभुज हम इसी त्रिभुज के अकॉर्डिंग मान ले रहे हैं, तो ए बी सी हमने नाम दिया। अब ए बी जो है सबसे बड़ी भुजा है। अच्छा, ए से बी गए थे हम लोग, तो यहां हमने तो बी लिखा नहीं, तो ए तो हो चुका है। इसको हम कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, सी और डी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ए डी सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज डी सी करते हैं, तो इसमें ए सी जो है वो क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन 4 का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग मतलब 9 और 4 का वर्ग का मतलब 7। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का वर्ग, 9 धन 25। तो ए सी कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √25, और वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। तो की वैल्यू आ गई 5। ए से जो सी की दूरी है ये कितनी है, 5 फीट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं और 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी में भी पंजीकृत नहीं हैं। तो चलिए इसको वेन डायग्राम द्वारा हम समझ लेते हैं। हमने एक ये बना दिया वृत्त, किसके लिए, संगीत के लिए। कितने लड़के ले रहे हैं संगीत, 18। और दूसरा जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं कला के लिए। जो दोनों में शामिल हैं
दो ऐसे बच्चे हैं जो कला और संगीत दोनों में, तो दोनों वृत्त के बीच में ये एरिया आ रहा है। कौन सा एरिया? ये एरिया दोनों वृत्त के बीच में आ रहा है। तो जो दोनों के बीच में आ रहा है वहीं तो दोनों वाले रहेंगे। तो ये दो बच्चे हो गए दोनों वाले। अब ध्यान ये देना है कि ये तो दो दोनों वाले हो गए, ठीक है, जो दोनों की जगह आई आ गया। लेकिन 18 जो संगीत में है उनमें ये दो भी तो शामिल हैं, तो 18 में से दो घटा दीजिए तो 16 हो जाएंगे संगीत अकेले में। और इसी तरह से 26 कला में थे जिसमें दो ऐसे निकल रहे हैं जो संगीत में भी हैं, तो दो घटा दीजिए उसमें भी। जो केवल कला में होंगे वो 24 ही होंगे। समझ गए आप? तो अब आप ध्यान दें कि कुल बच्चे कितने हैं? 50, जिनमें से ये पंजीकृत हैं, जो आपको दिखाए गए हैं संगीत कला और जो दोनों में शामिल है, इतने पंजीकृत हैं। तो पंजीकृत कितने नहीं हैं उनके लिए टोटल जो बच्चे हैं उनमें से इन तीनों के योग को घटा दें। जो संगीत अकेले में है, जो दोनों में शामिल हैं, जो कला अकेले में है, तीनों के योग को हम घटा दें। तो 50 ऋण 24 और 2 26, और चाहे आप 14 और 24 जोड़ लें, 24 6 30, 10 40 और 2 42। तो 50 में से 42 घटाएंगे तो आएगा 8। 8 छात्र ऐसे हैं जो न तो कला में है, न संगीत में है, न दोनों में है, पंजीकृत ही नहीं है। तो कितने आ गए? 8। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये रीजनिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है नितिन का मुंह पूर्व की ओर है। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, चलिए देखते हैं। नितिन का मुंह पूर्व की ओर है। अब देखिए फिर से वही पूर्व पश्चिम बना लीजिए ऑन पेपर जैसा हम बनाते हैं। तो चलिए ऑन पेपर हम इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। चलिए अब ध्यान दें जरा। नितिन का मुंह कहां है? पूर्व की ओर। तो यहां मान लो नितिन खड़ा है, इसका मुंह किधर है? पूर्व की ओर, इधर इस तरफ है, इधर की ओर है मान लो। चलिए वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश घूम जाता है। तो घड़ी की जो सुई चलती है वो कैसे चलती है? इधर से ऐसे ऐसे चलती है घड़ी की सुई। ध्यान दिया है कभी? घड़ी की सुई का जो रोटेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे चलती है घड़ी की सुई। तो घड़ी की सुई की ओर कितना घूम रहा है? 120 अंश पूर्व से घड़ी की सुई की ओर। तो पूर्व ये है और इधर से घड़ी की सुई की ओर मीन्स इधर कितना घूम रहा है? 120 अंश। तो कैसे हो जाएगा? ये तो 90 हो गया, तो 30 अंश और मान लेते हैं ये, तो यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। 120 अंश ये हो गया। कितना हो गया ये? 120 अंश हो गया, 120 अंश घूम गया। फिर आगे जरा देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, मतलब यहीं से विपरीत दिशा में 165 अंश घूम गया। तो देखिए यहां से यहां तक अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये तो 120 ही हुआ, फिर वहीं लौटे हैं। और 165 के लिए 120 और कितना? 120 और 45 और घूम गए।
ये कितना था 90 अंश, मीन्स इसके बीच से आधे तक और घूम गए, तो ये कितना हो गया 165 अंश हो गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है, घूमकर तो हम यहां आ गए ना, अब ये कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो ये किस दिशा में है, देखिए ये है उत्तर दिशा और ये है पूर्व दिशा, तो ये क्या हो गई, उत्तर और पूर्व के बीच की हो गई। क्या हो गई, उत्तर और पूर्व के बीच की में उत्तर पूर्व दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उद्यमी का जो संबंध है आलसी से, वही संबंध छोड़ना का किससे होगा। तो देखिए उद्यमी का मतलब है जो काम करता है, परिश्रम करता है, आलसी मीन्स जो नहीं करता है परिश्रम, तो ये क्या है, उद्यमी का विपरीत है, उद्यमी का ये विपरीत शब्द है। कैसा शब्द है, विपरीत शब्द है। इसी प्रकार से छोड़ना का विपरीत जरा ढूंढिए, छोड़ना का विपरीत क्या हो जाएगा, कैद करना, पुलिस, कैद पुलिस, पीछा करना या पकड़ना, तो बिल्कुल भाई पकड़ना सबसे अच्छा ऑप्शन है भाई, पकड़ लो या छोड़ दो, पकड़ने का उल्टा छोड़ना होगा, छोड़ने का उल्टा पकड़ना होगा, तो इस प्रकार से पकड़ना मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए 5 का जो संबंध है 100 से, वही संबंध 11 का किससे होगा, ये आपको बताना है। चलिए अगर मान लेते हैं कि 5 का संबंध जो 100 से है, 20 से अगर 5 में गुणा कर दे, 20 पंजे 100 हो गया है 20 से गुणा करने पे, तो वही संबंध 11 में, मतलब 11 में 20 से गुणा करें तो 11 दूना 22, 220 होगा। क्या 220 आपके ऑप्शन में है, 11 गुणा 20 अगर करते हैं तो 11 दूना 22 और 0 220 क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, कुछ और हुआ होगा। फिर और आप जरा समझें क्या हो सकता है। देखिए ये थोड़ा टफ आपको समझ में आ रहा है। ये हो सकता है 5 की घात 3 ऋण 5 की घात 2। 5 की घात 3 का मतलब है 5 पंजे 25 पंजे 125। 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। अब 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 मीन्स 5 पंजे 25 माइनस 25, तो आ गया 100। ये इस प्रकार से हुआ है। तो इसी प्रकार से हम जरा इसको भी करें, 11 का घात 3 ऋण 11 की घात 2, तो 11 की घात 3 अगर करते हैं तो 11 गुणा 11 बराबर 121 होता है, और 121 में हम अगर फिर से 11 से गुणा करें, 121 में फिर से जरा 11 से गुणा करके देख लें, 121 में 11 से गुणा करें और उसके बाद 11 से 11 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121। अब 11 से जब गुणा करेंगे 121 में, चूंकि 3 बार है, 2 बार में तो 121 हुआ, तीसरा ये है 11 1 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23 का 3 हासिल 2, 11 1 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23 का 3 हासिल 2, 11 1 कम 11 और 2 13, तो 1331 आ गया, ऋण 121 घटा दीजिए, कितना आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, तो 1210 आया। कितना आया, 1210। क्या हमारे ऑप्शन में ये कहीं मिल रहा है 1210? आप जरा मैच करें।
ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिल रहा है। तो इसका मतलब 11 का संबंध है किससे? 1210 से। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल अलग थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस चीज की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा, चाहे क्लरिकल की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे की हो, या पेट की हो, या कोई भी हो, जहां मैथ के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप समझ लें कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो आप इनको अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में जो आपने देखा, अगर ये संग्रह आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।